आज ऐसी ही कई व्याधियाँ हैं जिनमें हम उलझे हुए हैं, जिनका मॉडर्न में कोई कारण पता नहीं है। सिर्फ ये पता है ये हो कैसी रही हैं, ये कोई पता नहीं है कि हुई क्यों है। जब हम जॉइंट पेन की बात करते हैं तो आयुर्वेद में वात, रक्त, आम वात और संधिवात ये 3 रोग हैं जिनमें जॉइंट पेन एक मेन सिम्पटम के रूप में आया है। आपके साथ कुछ केस डिस्कस करता हूँ जिससे आपको ये ज़्यादा आइडिया लगेगा कि कैसे आयुर्वेद में सिर्फ कारण के लिए ही ट्रीटमेंट दिया जाता है। पर दोनों लेडीज़ के जो डिसीज़ थी वो तो सेम थी, पर दोनों का जो निदान सेवन था वो अलग अलग था। और दोनों के निदान सेवन अलग होने से जो दोष प्रकोपित थे वो भी अलग थे। तो हमेशा उसके कारण का पता होना ज़रूरी है। ज़रूरी नहीं वो कारण हमेशा अंदर भीतर ही मिले, आपके व्यवहार में, आपके आहार में, आपके मानसिक स्वास्थ्य में हमें वो कारण मिल जाते हैं। बस आपको उसका ज्ञान होना चाहिए। आयुर्वेद हमें वो पूरा ज्ञान देता है। एक परिवार है, हस्बैंड वाइफ हैं, वहाँ पे उनका एक बच्चा है। बच्चा काफ़ी शांत और खुश मिजाज नेचर का है, पर धीरे धीरे जैसे वो बड़ा होता गया नेचर में काफ़ी चेंज आता गया। वो पहले से ज़्यादा जिद्दी, गुस्सा करने लगा। माँ बाप को चिंता होने लगी, उनको लगा शायद ये इसकी गलत संगति है जो इसके दोस्तों के साथ, उसका असर है। उन्होंने सोचा इसका हल यही होगा कि इसको डांटा जाए, इस पे थोड़ी पाबंदियाँ लगाई जाए। तो उन्होंने वो किया, पर उनको उसका कोई हल नहीं मिला। बच्चा पहले से ज़्यादा जिद्दी हो गया। तभी उनका एक दोस्त मिला, उसने बोला आपको पहले अपने बच्चे से बात करनी चाहिए थी, आपको अपने बच्चे की समस्या समझनी चाहिए थी। तो उनको लगा कि हमसे गलती होगी, तो उन्होंने अपने बच्चे से बात की, उसकी समस्या को समझा, फिर उसकी समस्या को समझ के उसका हल किया। जब उन्होंने उसकी समस्या का हल किया तो बच्चे के व्यवहार में अपने आप ही चेंज आने लग गया और अब वो पहले की तरह ही खुश मिजाज हो गया। तो यहाँ से हमें पता चलता है कि समस्या को कभी ऊपरी रूप से नहीं हल करना चाहिए, हमेशा उसके भीतर घुस के उसके कारण को ढूंढे। जब तक आप उस समस्या के कारण को नहीं समझेंगे तब तक आप उस समस्या से कभी बाहर नहीं आ पाएंगे। यही हमारी व्याधियों के साथ है। अगर हम अपनी बीमारी के कारण को नहीं ढूंढ पाएंगे, सिर्फ ऊपर से उसके लक्षणों को देखकर सिर्फ लक्षणों की ही चिकित्सा करते रहेंगे तो कभी भी हम अपनी उस व्याधि से बाहर नहीं आ सकते। हम हमेशा उसी व्याधि में उलझे रहेंगे। आज ऐसी ही कई व्याधियां हैं जिनमें हम उलझे हुए हैं, जिनका मॉडर्न में कोई कारण पता नहीं है। सिर्फ ये पता है ये हो कैसी रही हैं, ये कोई पता नहीं है कि हुई क्यों है। जब हम जॉइंट पेन की बात करते हैं तो आयुर्वेद में वात, रक्त, आम वात और संधिवात ये 3 रोग हैं जिनमें जॉइंट पेन एक मेन सिम्टम के रूप में आया है। देखिए ये तीनों ही व्याधियों में जो मेन ट्रीटमेंट है वो मेन ट्रीटमेंट दोषों का ही होता है। वात रक्त में वात और रक्त का ट्रीटमेंट किया जाता है। आम वात में आम को नष्ट करते हुए वात का ट्रीटमेंट किया जाता है और संधिवात में वात का ट्रीटमेंट दिया जाता है। अब इन तीनों व्याधियों में ऐसा है कि वात रक्त में और आम वात में ऐसी कई अर्थराइटिस की बीमारियां हैं जो हम इंक्लूड कर सकते हैं, जिनके साथ हम इसको कोरिलेट कर सकते हैं। जैसे रूमेटॉइड अर्थराइटिस, एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलोलाइटिस, लुपस अर्थराइटिस है, उनका कोरिलेशन वात, रक्त और आम वात के साथ कर सकते हैं। और जहाँ तक बात रही ऑस्टियोआर्थराइटिस की, तो उसका कोरिलेशन संधिवात के साथ कर सकते हैं। देखिए पेशेंट आम वात में आएगा या वात रक्त में आएगा, ये डिपेंड करता है उसके लक्षणों पे। ये डिपेंड नहीं करता है कि वो पेशेंट रूमेटॉइड अर्थराइटिस के साथ डायग्नोज होकर आया है या सिंपल अर्थराइटिस के साथ आया है। अगर उसके लक्षण का संकेत वात रक्त की तरफ जाता है तो वो वात रक्त का ही पेशेंट होगा, चाहे उसके टेस्ट में जो भी रिजल्ट आए। अगर उसके सिम्टम आम वात की तरफ जा रहा है तो वो आम वात का ही होगा। वैसे ही संधिवात का डायग्नोज होता है। सिर्फ मॉडर्न लैब के टेस्टों पर हम अपना डायग्नोज नहीं बना सकते। आयुर्वेद का अपना एक सिद्धांत है बीमारी को डायग्नोज करने का। फॉर एग्जाम्पल आपके साथ कुछ केस डिस्कस करता हूँ जिससे आपको ये ज़्यादा आइडिया लगेगा कि कैसे आयुर्वेद में सिर्फ कारण के लिए ही ट्रीटमेंट दिया जाता है। जो पहला केस है हमारे पास, वो एक 65 साल की महिला है। उनको मल्टीपल जॉइंट में पेन थी और साथ में उनको जलन भी थी। जब ये हमारे पास आए तो इनको जो प्रॉब्लम थी वो दोनों घुटनों में, शोल्डर में और एल्बो जॉइंट में और लेफ़्ट साइड के
जो टखने में है उसमें तकलीफ़ थी। लेफ़्ट साइड के जो एंकल जॉइंट था उसमें पेन थी और स्वेलिंग थी। ये प्रॉब्लम उनको 5 साल पहले स्टार्ट हुई थी। तब उनको ये प्रॉब्लम सिर्फ घुटनों तक थी। उस समय इन्होंने इसके लिए मॉडर्न ट्रीटमेंट लिया और उससे रिलीफ भी मिला। तो कुछ सालों बाद इनको दोबारा ये प्रॉब्लम हो गई। अब ये प्रॉब्लम उनकी बढ़कर आगे शोल्डर तक, एल्बो तक और एंकल जॉइंट तक जा चुकी थी और साथ में उनको अब जलन भी रहने लग गई थी। तो जो उनकी पर्सनल हिस्ट्री थी, तो उनकी जो भूख थी वो नॉर्मल थी, मल की प्रवृत्ति और मूत्र की प्रवृत्ति उनकी नॉर्मल थी, नींद उनकी डिस्टर्ब थी, उनको नींद कम आती थी, बीपी, पल्स रेट, टेम्परेचर सब नॉर्मल थे, ईएसआर उनका बढ़ा हुआ था, बाकी टेस्ट उनके नॉर्मल थे, टीएलसी, डीएलसी नॉर्मल थे, एचबी उनका नॉर्मल था, आरए फैक्टर उनका नेगेटिव था, सिर्फ ईएसआर उनका बढ़ा हुआ था। जब वो हमारे पास आए और जब हमने उसका डायग्नोज बनाया तो वो डायग्नोज बना पित्त अधिक्याय वात रक्त। ये डिसीज़ वात रक्त थी जिसमें पित्त दोष भी बढ़ा हुआ था। अब जो हमने इसके निदानों को ढूंढने की कोशिश की तो हमें पता चला ये जो लेडी थी इसको अचार का और खट्टे चीज़ों का खाने का काफ़ी शौक़ था। ये डेली ही अचार का सेवन करती थी, वो काफ़ी ज़्यादा मात्रा में करती थी और इसको तीखा खाने का काफ़ी शौक़ था। और दूसरी इसकी सबसे बुरी आदत थी कि ये भोजन के साथ सुबह और शाम को चाय का सेवन करती थी और इसको मानसिक चिंतन भी काफ़ी ज़्यादा था। ये कुछ कारण थे जिन्होंने इसकी शरीर में इन दोषों को प्रकोपित करने का कारण बनाया। इसके शरीर में मेन जो दोष प्रकोपित थे वो पित्त और वात ही थे जिनको हमें बैलेंस करना था। अब जब हमने इसका ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल बनाया तो ये हमने ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल आयुर्वेद की जो वात रक्त की चिकित्सा सिद्धांत है उसके ऊपर बना। सबसे पहले इसको रक्त मोशन किया गया जिससे वहाँ पे रक्त की दुष्टि कम हो। फिर उसको लघु वमन विरेचन दिया गया जिससे कोष्ठ की शुद्धि हो। फिर उसको नीरू और अनुवासन वस्तियाँ दी गई जिससे वह दोष जो प्रकोपित है वो बैलेंस हो। और साथ में इसको उपनास भेद किया गया जहाँ जहाँ पे इसको जॉइंट पेन थी। अब जब ये चिकित्सा की गई तो इसको चिकित्सा जब बस्तियाँ पूरी हुई तो पेशेंट को 60% तक रिलीफ था और आगे के रिलीफ के लिए उसको मेडिसिन दी गई, इंटरनली मेडिसिन लेने के लिए दी गई। अब एक दूसरा केस था, ये भी एक महिला थी, उम्र थी 35 साल। इनको भी मल्टीपल जॉइंट में इशू थे। ये इनको प्रॉब्लम 2 साल से थी। अब ये जो महिला थी इसको ये जो प्रॉब्लम पहले 2 साल पहले जब स्टार्ट हुई थी, सबसे पहले इसके हाथों से ये प्रॉब्लम स्टार्ट हुई थी। हाथों की उंगलियों में जो पेन और स्वेलिंग रहना स्टार्ट हुई थी जो धीरे बढ़ते बढ़ते इसके एल्बो जॉइंट तक आ गई थी। जब ये महिला हमारे पास आई तो इसको जो मेन प्रॉब्लम थी इसके हाथों की उंगलियों में, रिस्ट जॉइंट में और एल्बो जॉइंट में पेन थी, स्टिफनेस थी और स्वेलिंग थी। साथ में इसको पूरे शरीर में हैवीनेस सी रहती थी। जब इसकी पर्सनल हिस्ट्री ली गई तो इसकी भूख कम थी पर इसका जो मूत्र प्रवृत्ति है और मल प्रवृत्ति है वो नॉर्मल थी और नींद इसकी साउंड थी, मतलब गहरी नींद थी। बीपी, पल्स रेट, हार्ट रेट, टेम्परेचर इसका नॉर्मल था। ईएसआर इस लेडी का बढ़ा हुआ था। जो इसका डायग्नोज बना वो बना कफ अधिक्य वात रक्त। इसको जो डिसीज़ थी वो वात रक्त थी जिसमें कफ दोष भी बढ़ा हुआ था। इसको भी हमने वात रक्त जो वात रक्त का चिकित्सा सिद्धांत है उसको फॉलो करते हुए वात और कफ दोष को बैलेंस करते हुए ट्रीटमेंट किया। इसमें जो भी ट्रीटमेंट दिया गया उसमें जो मेडिसिन दी गई उसका जो मेन फोकस था यही था कि कफ और वात को बैलेंस करें। अब जब इसके कारण को हमने ढूंढने की कोशिश की तो हमें पता चला कि ये लेडी को नित्य दही सेवन करने की आदत थी। ये डेली दही का सेवन करती थी और दूध इसको बड़ा प्रिय था। ये सुबह खाली पेट दूध पीती थी और रात को सोते टाइम दूध पीती थी। गुरु और स्निग्ध भोजन इसको काफ़ी ज़्यादा पसंद थे। ये ड्राई फूड काफ़ी सेवन करती थी और दूसरा इसको दिवा स्वप्न मतलब दोपहर को सोने की आदत थी। सुबह भी ये लेट उठती थी। ये कुछ ऐसे कारण थे जिसके कारण इसके शरीर में ये दोष प्रकोपित हुए, वात और कफ।
अब देखिए इन दोनों लेडीज़ को जॉइंट पेन थी, पर दोनों लेडीज़ के जो डिसीज़ थी वो तो सेम थी, पर दोनों का जो निदान सेवन था वो अलग अलग था। और दोनों के निदान सेवन अलग होने से जो दोष प्रकोपित थे वो भी अलग थे। सिर्फ व्याधि ही सेम थी, पर दोष जो प्रकोपित थे वो अलग थे। अब यहाँ पे अगर चिकित्सा सिर्फ वात रक्त को ध्यान पर रख कर, सिर्फ दर्द को ध्यान रख कर दर्द के निवारण के लिए चिकित्सा करने की सोचते, तो क्या आपको लगता है कि ये दोनों को रिलीफ मिल सकता, या आपको लगता है कि इन दोनों को एक ही ट्रीटमेंट फॉलो हो सकता था, जबकि दोनों में दोष अलग थे और दोनों के निदान सेवन भी अलग थे। अब इन निदानों का पता करना इसलिए ज़रूरी होता है क्योंकि जब तक आपको निदान पता नहीं होगा, आप उस निदान से दोष का कैसे पता कर लेंगे। आपको जब किसी दोष के लक्षण मिलते हैं तो उसके अकॉर्डिंग उस व्यक्ति ने वो निदान सेवन किए हैं कि नहीं किए हैं। अगर वो उसने सेवन किए हैं, अगर वही दोष के लक्षण मिल रहे हैं तो वो एक स्वतंत्र व्याधि है। अगर उसने जो निदान सेवन वो करता है और लक्षण हमें किसी और दोष के मिल रहे हैं तो ये एक परतंत्र व्याधि हो सकती है। मतलब उसको किसी और व्याधि के लक्षण के रूप में जोड़ों में दर्द हो सकती है, उसको शायद ये ज्वर के कारण हो सकता है या किसी और व्याधि के कारण। कई लेडीज़ में जो धात की प्रॉब्लम होती है, लुकेरिया की प्रॉब्लम होती है, उसमें भी जोड़ों में दर्द रहती है। इसलिए निदानों को ध्यान से देखना, उसको डिस्कस करना पेशेंट के साथ, उसको समझना बड़ा ज़रूरी है किसी भी चिकित्सा की सफलता में। अब देखिए यही मैं एक बात बोल रहा था कि चिकित्सा में निदान का पता होना बड़ा ज़रूरी है। अब जैसे हमें यहाँ पे निदान अलग अलग मिले, चाहे चिकित्सा सिद्धांत ट्रीटमेंट का जो प्रोटोकॉल था वो सेम था, पर वहाँ पे जितनी भी औषधियाँ यूज की गई वो सभी एक दूसरे से भिन्न थी। एक तरफ जो औषधियाँ यूज़ की गई वहाँ पे वो औषधियाँ यूज़ की जो पित्त दोष को बैलेंस करें, और दूसरी तरफ जो औषधियाँ यूज़ की जो कफ को बैलेंस करें। तो इस तरह आयुर्वेद में जो चिकित्सा है वो की जाती है। इससे आपको एक मोटा मोटा अंदाज़ा मिल गया होगा। तो ऐसे डिस्कस करने के लिए तो इसमें काफ़ी कुछ है। अब जैसे अब यही देख लें कि जो हमारा पहला केस था उसको जलन थी, इसके जलन को हम देख के सिर्फ इसके सिम्टम को देख के हम रिलीफ कर देते और इसके कारणों को हम पीछे से बंद नहीं कराते, इसके खट्टे खाने की आदत को, अचार को बंद नहीं कराते, तो हम चाहे कितना भी इसका पित्त दोष ठीक कर लेते वो दोबारा बढ़ता रहता है। तो हमेशा उसके कारण का पता होना ज़रूरी है। ज़रूरी नहीं वो कारण हमेशा अंदर भीतर ही मिले, आपके व्यवहार में, आपके आहार में, आपके मानसिक स्वास्थ्य में हमें वो कारण मिल जाते हैं। बस आपको उसका ज्ञान होना चाहिए। आयुर्वेद हमें वो पूरा ज्ञान देता है। आयुर्वेद हमें ये सब बताता है कि कैसे ये प्रकृति हमारे देह प्रकृति पर असर डालती है।